नालंदा का अर्थ है जो सभी साकार देता है। दा धातु से उत्पन्न है, जिससे स्पष्ट होता है कि विद्या, बुद्धि और ज्ञान का विपुल भंडार होने के कारण नालंदा में जिस किसी ने अध्ययन किया वह प्रकांड विद्वान बनकर ही निकला। नालंदा के इतिहास का आरंभ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से शुरू होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भगवान महावीर और बुद्ध के जीवन से संबंधित है। यानी कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समय में ये रहा होगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा बाहिरिया के नाम से प्रसिद्ध था। भगवान महावीर ने नालंदा में 14 चौमासे बिताए। हंस सुशोभित रचित एक श्लोक है जो यहाँ पे है कि नालंदा पांडे चौमास सुनी जय, होड़ा लोग प्रसिद्ध ते बरगांव कही जय। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध नालंदा के पावारिक आम्र वन में आकर ठहरे थे। नालंदा उन दिनों समृद्ध धान्य पूर्ण और धनी बस्ती थी। त्रिपिटक केवट सुक्त के पृष्ठ संध्या 11 पर वर्णित है। पाली बौद्ध साहित्य के अनुसार महासुदर्शन जातक में लिखा है कि सारिपुत्र का जन्म स्थल नालंदा था। भगवान बुद्ध नालंदा के पावारिक आम्र वन में ठहरे हुए थे। उसी समय सारिपुत्र अपने मित्र मौदगलायन के साथ आया और बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर दोनों उनके परम शिष्य बन गए। सारिपुत्र के जीवन घटनाओं का केंद्र नालंदा रहा, जो भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। भगवान बुद्ध जब नालंदा के पावारिक आम्र वन में ठहरे हुए थे तो उसी समय जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी भी वहां पे थे, वास कर रहे थे। उस समय नालंदा का मुखिया आशिक बंधक पुत्र महावीर के आश्रम में आकर मगध में भीषण अकाल की चर्चा किया था और कहा कि इस भीषण अकाल में बुद्ध को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि गृहस्थों के पास भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है और भिक्षा नहीं देने से कुल का नाश होता है। तो भगवान बुद्ध ने बोले थे कि कुल का नाश राजा चोर बाढ़ धन को गाड़ देने से, अच्छे प्रकार के कृषि नहीं करने से, कुल में कुपुत्र पैदा होने से होता है, वस्तु की नस्वरता से होता है, न कि दान नहीं देने से होता है। बुद्ध के इस मीठे उपदेश से प्रभावित होकर आशिक बंधक पुत्र उसी समय भगवान बुद्ध के भक्त हो गए थे। चीनी यात्री फाहियान जो 5वीं शताब्दी में भारत आया था, उन्होंने नालंदा में किसी विहार या शैक्षणिक संस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया था, किंतु सारिपुत्र, चैत्य एवं नालोग्राम की चर्चा की थी। इससे स्पष्ट है कि फाहियान के समय एक चैत्य के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था। नालोग्राम की चर्चा से नालंदा की पहचान की जा सकती। नालंदा का विकास का श्रेय कुमार गुप्त महेंद्रादित्य को जाता है। इनकी शासनकाल 413 से 455 ईस्वी ईसा को दिया जा सकता है। कुमार गुप्त 413 ईसा में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। चीनी यात्री फाहियान अपने देश के लिए भारत छोड़ चुका था, अतः स्पष्ट है कि फाहियान के जाने के बाद ही नालंदा में बौद्ध धर्म और बौद्ध शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कुमार गुप्त प्रथम के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने 43 वर्षों तक राज्य संभाला था। गुप्तकालीन मुद्राओं में कुमार गुप्त को अजित महेंद्रादित्य और परम राजाधिराज की संज्ञा दी गई है। वेन सॉन्ग के अनुसार उन 6 संघारामों को आवेशित करते हुए एक दीवार सुदीर्घ प्रकार का गारा से बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के किनारे किनारे दीवारों से सटे कहीं 8, कहीं 9 और कहीं 10 कक्षाएं भी थी।
वेधशालाएं इतनी ऊंची थी कि उन पर लगे यंत्रों से वायु और वर्षा के आने का पूर्व ज्ञान हो जाता था। सूर्य एवं चंद्रमा का ग्रहण तथा ग्रहों के युद्ध का भी निरीक्षण किया जाता था। बिहार से पृथक छात्रावास था जो 4 तल्ले थे। उसमें श्वेत वर्ण वाले पत्थरों के स्तंभ बने हुए थे। उस समय वहां 10,000 बौद्ध भिक्षु यहाँ निवास करते थे तथा हीनयान एवं महायान धर्म दर्शनों के अतिरिक्त वेद, वेदांत, दर्शन, चिकित्सा, खगोलिक, ज्योतिष, युग शास्त्र, उपवेद और तर्क शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। विद्यापीठ में 1500 अध्यापक थे जिनको प्राचार्य के रूप में पंडित शीलभद्र थे जो सभी विद्याओं में पारंगत थे। शीलभद्र के अतिरिक्त जिन अन्य विद्वानों का उल्लेख हुआ उनमें धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, सुविष्णु, प्रभामित, जिनमित, ज्ञानचंद, ज्ञानगर्भ, आर्यदेव, सिद्धबुद्ध, शांत रक्षित, भद्रसेन आदि प्रमुख विद्वानों की चर्चा की गई है। विद्वानों के अतिरिक्त व्याकरण के प्रणेता चंद्रगोभिद, बुद्ध पालित भाव विवेक, चंद्र कीर्ति, कमल बुद्धि, वसुबंधु, असंग आदि कई बौद्ध विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कई पुस्तकों का निर्माण किया था। वेनसोंग ने अपनी डायरी में यह भी उल्लेख करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे, रत्नोदधि, रत्नासागर और रत्नरंजक। विध्वंसक ने इन पुस्तकालयों में आग लगा दिया था जो 6 मास तक जलता रहा था। नालंदा तांत्रिक उपासना का केंद्र भी था, अतः यह स्वाभाविक ही था कि यहाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की ही पूजा के अतिरिक्त तांत्रिक देवी देवताओं का भी पूजन होता था। इस तथ्य का पूर्ण समर्थन उत्खनित प्रतिमाओं से होता है। इस कला कौशल को त्योती ने अपने किरण जाल से पूर्व के देशों नेपाल, तिब्बत तथा पूर्वी द्वीप का आलोकित किया था। भग्नावशेष के बुद्ध विहार एवं चैत्य मंदिर के विद्वानों को देखने से दीवारों को देखने से स्पष्ट तो होता है कि शिल्पी ने उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया था। ईंटों को पतला रासायनिक मिट्टी का गिलेवा डालकर लगाया जो अपने आप में अद्भुत है। ऐसा मालूम होता है कि शिल्पी ने ईंटों का तराश कर लगाया जो देखने में कहीं से अटपटा दृष्टिगोचर नहीं होता। मिट्टी एवं सुर्खी चने से निर्मित बुद्ध की मूर्तियां उत्कृष्ट कला की द्योतक है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रकांड विद्वान नियुक्त थे। वे प्रवेश चाहने वाले भिक्षु का प्रवेश परीक्षा लेकर देते थे। सफल भिक्षु को नामांकन किया जाता था और अनुत्तीर्ण होने पर वापस लौट जाना पड़ता था। वेनसोंग ने लिखा है कि नालंदा विद्यापीठ 700 वर्ष पहले स्थापित था, यानी कि वेनसोंग के भारत आगमन के 700 वर्ष पूर्व नालंदा विद्यापीठ पूर्ण रूप से पनप चुका था। ईसा पूर्व 60 से 37 सातवाहन काल के नागार्जुन के समय का था, लेकिन नालंदा में मौर्य सम्राट अशोक के समय में बिहार की संरचना हो चुकी थी। इसका पूर्ण विकास 5वीं शताब्दी में गुप्तकालीन सम्राटों ने किया। इससे स्पष्ट होता है कि इसके पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय केवल विद्यापीठ के रूप में विकसित हुआ था। इससे वेनसोंग के कथन की सार्थकता सिद्ध होती है। इधर तारानाथ के अनुसार अशोक मौर्य ने नालंदा में स्थित सारिपुत्र चैत्य की पूजा अर्चना की। इस प्रकार का उल्लेख बिल ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लंदन 1906 भाग 2 पृष्ठ संख्या 163 में किया। उसी पुस्तक में यह भी वर्णित है कि महायान दार्शनिक नागार्जुन के प्रसिद्ध रासायनिक होने की चर्चा की जाती है।
कैमरा है? कैमरा हाँ फोटो खींचवाना, हाँ तू अपना खिंचवा रहा हाँ। कहा जाता है कि सुविष्णु नाम के कहा जाता है कि सुविष्णु नाम के एक ब्राह्मण जो नागार्जुन के समकालीन थे, उन्होंने नालंदा में 108 मंदिरों का निर्माण कराया था। समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र तथा गुप्त के सिक्के से स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम शक्रादित्य ने इस स्थल का चुनाव महाविहार बनवाने के लिए किया था। इसके बाद अन्य शासकों ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। यानी कि कहा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है और किसी एक समय में यह विकास नहीं हुआ था। इसके विकास में कई व्यक्तियों और कई महारथियों का योगदान रहा और कई बौद्ध भिक्षुओं, कई विद्वानों का भी योगदान रहा था। हर्षवर्धन की शासनकाल जो है 606 से 647 ईसा के राज्यकाल में नालंदा का पूर्ण विकास हो गया। इन्होंने विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांव का राजस्व अनुदान में दिया था, जिससे निवास करने वाले भिक्षुओं का जीवन निर्वाह होता था। जीवन निर्वाह करने के लिए भिक्षुओं को भिक्षाटन नहीं करना पड़ता था। हर्षवर्धन ने भिक्षुओं के सामने यह भी कहा था कि वह उनका दास है। कन्नौज के राजकीय समारोह के अवसर पर नालंदा के 100 भिक्षु उपस्थित थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा का पूर्ण विकास हुआ था। बंगाल में अराजकता फैल चुका था। उसी समय गौड़ देश में दैत्य विष्णु का पुत्र वाक्य था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में विद्याओं में निपुण था। उसने अपने प्रभाव से समाज में फैली दुर्व्यवस्था को सुधारा और वाक्पट्य का पुत्र गोपाल था। उसने अपनी राजधानी उदंतपुर, यानी कि जिसको अभी आधुनिक बिहार है, जिसको हम बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, उसने वही बसाया था। पालवंशीय राजा गोपाल तथा उनके उत्तराधिकारियों ने निरंतर दत्तचित्त रहकर 743 ईस्वी से 1180 ईसा तक नालंदा, उदंतपुर एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में लगे रहे। विक्रमशिला की नींव राजा धर्मपाल ने रखी थी। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिला के कहलगांव में अभी भग्नावशेष के रूप में स्थित है। विक्रमशिला में ही नालंदा की तरह वेद, वेदांत, उपवेद, हेतु विद्या और सांख्य योग का अध्ययन होता था। तंत्र की प्रधानता होने के कारण नालंदा में तांत्रिक परंपरा का शुरुआत हो चुका था। विग्रहपाल और धर्मरक्ष की शिक्षा दीक्षा नालंदा में हुई थी। पाल काल में बुद्ध कीर्ति और अभयंकर गुप्त नालंदा और विक्रमशिला के विशिष्ट पंडितों में विख्यात थे। वज्रयानपति मंजरी नामक पुस्तक के प्रणय में बुद्ध कीर्ति ने अभयंकर गुप्त की सहायता ली थी। उन दिनों नालंदा में तिब्बती भाषा पढ़ाने के लिए कर्णवती नामक उपाध्याय की नियुक्ति हुई थी। 1127 ईस्वी में बिहार राज्य के शाक्य श्री भद्र नामक विद्वान कई प्रदेशों की यात्रा करते हुए नालंदा में आके अध्ययन किए थे। लेकिन इतना प्रभावशाली नालंदा और इतना चर्चित नालंदा की इतिहास किस प्रकार हुआ? तो पाल वंश के अंतिम राजा गोविंद पाल के बौद्ध बिहारों की स्थिति दयनीय होने लगी थी। पाल वंश के अंतिम राजा गोविंद पाल के बाद बौद्ध बिहारों की स्थिति दयनीय होने लगी थी। राजकीय सहयोग जो महाविहार को प्राप्त हो रहा था, उसमें कमी होने लगी। बौद्ध धर्म में वज्रयान संप्रदाय का विकास होने लगा। हठ योग के साथ साथ मंत्र, मैथुन और मध्य की प्रधानता भी बढ़ने लगी।
बौद्ध धर्म के विचारों में तांत्रिकों का वर्चस्व बढ़ने लगा था। पठानों के आक्रमण ने इसे ध्वस्त ही कर डाला। अस्पष्टता राजाश्रय का समाप्त होना ही इसके दयनीय स्थिति का प्रधान कारण रहा। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक नालंदा को पाल वंशीय राजाओं का राजाश्रय प्राप्त था। इसी कारण से नालंदा में कठिन परीक्षा देकर भी 10,000 बौद्ध भिक्षु प्रवेश पाते रहे थे। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद नालंदा का विनाश शुरू हो गया था। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में नालंदा का अस्तित्व मिट गया था। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज के लेख से पता चलता है कि भिक्षुओं को भगा दिया गया, मंठों और संघारामों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और इसके साथ ही सामान्य व्यक्तियों की सहानुभूति और सहायता के अभाव में बौद्ध भिक्षु निसहाय हो गए। मोहम्मद बख्तियार खिलजी के पश्चिमी बिहार के शहर पर आक्रमण कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। इस शहर के लोग संस्कृत जानते थे और संस्कृत में विहार करते थे और यह स्थल विश्वविद्यालय था। यह शहर संभवतः नालंदा ही था। तारानाथ ने लिखा है कि तुर्की ने संपूर्ण मगध को जीतकर बहुत से संघारामों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। नालंदा में बहुत बड़ा विनाशकांड किया था। इससे भयभीत होकर सभी भिक्षु भाग गए थे। तो नालंदा का उत्खनन 19वीं सदी के प्रथम चरण में बुकेनन हैमिल्टन ने बरगांव ग्राम में दक्षिण टीलों का निरीक्षण किया और उन्होंने उत्खनन कराकर कुछ बौद्ध और हिंदू मूर्ति प्राप्त की। 19वीं सदी के तीसरे चरण में चीन यात्री वेनसोंग के अभिलेख के आधार पर दिए गए दिशा निर्देश तथा उपलब्ध मूर्तियों पर अंकित लेखों की सहायता से ईस्वी 1915 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व विभाग की सहायता से उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था, जो क्रमशः 20 वर्षों तक चलता रहा। पुनः वर्ष 1974 से 1982 ईस्वी में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ श्रीवास्तव उप निदेशक भारत सरकार के संरक्षक में पुरातत्व विभाग ने मुख्य प्रवेश द्वार से सटे उत्तर एक टीले की खुदाई कराया। इस खुदाई की गई टीले में भग्नावशेष के कोसरायगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके उत्खनन को अवलोकन से उत्कृष्ट कला का दिग्दर्शन होता है। नालंदा में अब तक जो खुदाई हुई है वह बरगांव ग्राम से दक्षिण दिशा में 1600 फीट लंबा एवं 800 फीट चौड़ा क्षेत्र में हुई है। खुदाई के क्रम में 2 पंक्तियों में विहार एवं चैत्य उपलब्ध है। वेनसोंग के विवरण के आधार पर उनके समय में संपूर्ण क्षेत्र दीवार से घिरा हुआ था। वर्तमान समय में मुख्य द्वार का पता नहीं चलता है और इन दीवारों का ही अवशेष उपलब्ध है, जो प्राचीन समय में बिहारों को परिवेष्टित किए हुए था। इस क्षेत्र के अनेक टीलों की खुदाई नहीं कराई गई। मुख्य स्तूप जो है चैत्य संख्या 3, यह मुख्य स्तूप एक ठोस और विशाल इमारत है। नालंदा के चैत्यों एवं बिहारों से दक्षिण पश्चिम कोने पर अवस्थित है। इसके चारों ओर विभिन्न माप के छोटे छोटे बड़े स्तूप बने हुए हैं। विभाग ने इसका नाम साइट संख्या 3 दिया, किंतु ऐसा कहा जाता है कि 3री शताब्दी में ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिलपुत्र की स्मृति में इस चैत्य का निर्माण कराया था। जैसा कि नालंदा का इतिहास के संदर्भ में पूर्व में वर्णन किया गया। इन स्तूपों के निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई जो है 8, 13 और 4 का है। यह स्तूप सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। मुख्य चैत्य के ऊपर दूसरा और तीसरा चैत्य परिक्रमा युक्त स्तूप तथा अथवा चैत्य का निर्माण हुआ, जो 12 फीट वर्गाकार क्षेत्र में अवस्थित है। इनके ईंटों में
6ठी शताब्दी के बौद्ध सूत्र अंकित है। ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतु तेषां तथागतो भवादतं तेषां चयो निरोध एवं वादी महाश्रमण, यानी कि कारण से उत्पन्न होने वाले जो धर्म है उनका निदान तथा उसके निरोध का भी उपाय तथागत ने बताया। महाश्रवण का ऐसा वचन है कि 5वां स्तूप निश्चित ही 6ठी शताब्दी की है। प्राचीन स्तूप निश्चय ही 3री या 4थी शताब्दी का कहा जा सकता, इसके पूर्व का नहीं हो सकता। संभवतः वालिद्य ने ही 7वां स्तूप का निर्माण करवाया था। इस मुख्य स्तूप के चारों ओर कई छोटे बड़े स्तूप अब तक दिखाई पड़ते हैं। चैत्य संख्या 12 के बारे में जानते हैं। मुख्य चैत्य संख्या 3 के पंक्ति में उत्तर दिशा में चैत्य संख्या 12, 13 और 14 की खुदाई की गई है। खुदाई की गई चैत्य संख्या 12 मुख्य चैत्य से 100 गज उत्तर में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1871 में ब्रोडले ने करवाया। इसमें उन्होंने कुछ मूर्तियां प्राप्त की थी। पुरातत्व विभाग के द्वारा 1930 से 31 में हुई खुदाई के संदर्भ में 2 काल का निर्माण प्रतीत होता है। पहला निर्माण 170 प्लस 165 की परिधि में बना है, जिसमें चढ़ने के लिए पूर्व दिशा से सीढ़ी बनी हुई। इन मंदिरों में से दक्षिण पूर्व के कोने पर जो मंदिर बना हुआ है, इसके आगे 2 अलंकृत पत्थर के स्तंभ पुराने कला का प्रदर्शन कर रहा है।